नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे जापान की सबसे रहस्यमयी और विवादित दुनिया में, याकुजा के अंडरवर्ल्ड की गहराइयों तक। यह कहानी है शक्ति, सम्मान, परंपरा और अपराध की, जहां नियम अलग हैं और वफादारी की कीमत बहुत भारी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी याकुजा डॉक्यूमेंट्री, जहां इतिहास से लेकर आज तक की सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाइयां आपके सामने होंगी। याकुजा की उत्पत्ति जापान के एडो काल 1603 से 1868 से मानी जाती है, जब देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव तेजी से हो रहे थे। उस समय समाज में कई ऐसे लोग थे जो मुख्यधारा से अलग हो गए थे। बेरोजगार समुराई, रोनिन, छोटे व्यापारी और जुआरी। इन्हीं समूहों से धीरे धीरे संगठित अपराध का प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर याकुजा के रूप में विकसित हुआ। याकुजा के प्रारंभिक रूप में दो प्रमुख वर्ग थे, तेकिया और बकुतो। तेकिया मेलों और त्योहारों में दुकानें लगाते थे और अक्सर अपने व्यापार की रक्षा के लिए समूह बनाते थे। समय के साथ उन्होंने अपने इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। वहीं बाकुतो जुए और सट्टेबाजी के काम में लगे रहते थे। उन्होंने भी सुरक्षा और मुनाफे के लिए संगठित गिरोह बनाए। धीरे धीरे ये दोनों वर्ग आपस में मिलकर एक व्यापक अपराध नेटवर्क में बदल गए। याकुजा शब्द की उत्पत्ति एक पारंपरिक जापानी कार्ड गेम ओइचो काबू से हुई मानी जाती है। इसमें 8-9-3 में याकुजा का जोड़ सबसे खराब हाथ माना जाता था, जिसका अर्थ होता है बेकार या निरर्थक। समय के साथ यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो समाज के हाशिए पर थे। बाद में यही नाम संगठित अपराध गिरोहों की पहचान बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जापान के आधुनिकीकरण के दौरान याकुजा ने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया। उन्होंने श्रमिक संघों, निर्माण कार्यों और व्यापारिक गतिविधियों में दखल देना शुरू किया। 1915 में स्थापित यमागुची गुमी जैसे बड़े संगठनों ने याकुजा को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किया। इसके बाद याकुजा केवल स्थानीय गिरोह नहीं रहे, बल्कि एक शक्तिशाली और संरचित अपराध संगठन बन गए। इस प्रकार याकुजा की उत्पत्ति केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि जापान के सामाजिक बदलाव, आर्थिक असमानता और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया है, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित अंडरवर्ल्ड संगठनों में से एक बना दिया। जापान में कई याकुजा सिंडिकेट सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन अपने आकार, प्रभाव और नेटवर्क के कारण सबसे बड़े माने जाते हैं। इन संगठनों की अपनी स्पष्ट पदानुक्रम व्यवस्था होती है, जिसमें शीर्ष पर ओयाबुन, मुखिया और नीचे कोबुन सदस्य होते हैं। ये संगठन न केवल जापान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं। सबसे बड़ा और प्रभावशाली याकुजा संगठन है यामागुची गुमी। इसकी स्थापना 1915 में कोबे शहर में हुई थी। यह संगठन लंबे समय तक जापान का सबसे शक्तिशाली अपराध सिंडिकेट रहा। इसके हजारों सदस्य रहे हैं और इसका नेटवर्क पूरे जापान में फैला रहा। निर्माण उद्योग, रियल एस्टेट, मनोरंजन और अन्य अवैध गतिविधियों में इसकी गहरी पकड़ मानी जाती है। समय समय पर इसके अंदर आंतरिक विभाजन भी हुए, जिससे नए गुट बने। दूसरा प्रमुख संगठन है सुमियोशी काई। यह मुख्य रूप से टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। इसकी संरचना अन्य याकुजा संगठनों की तुलना में थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे स्वतंत्र समूह शामिल होते हैं। यह संगठन भी वित्तीय अपराध, सुरक्षा वसूली और अन्य गतिविधियों में शामिल रहा है। तीसरा बड़ा संगठन है इनागावा काई। यह खास तौर पर टोक्यो योकोहामा क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के लिए जाना जाता है। इस संगठन के संबंध विदेशी अपराध नेटवर्क से भी जोड़े जाते रहे हैं। इन बड़े संगठनों के अलावा जापान में कई छोटे और क्षेत्रीय याकुजा समूह भी मौजूद रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में सख्त सरकारी कानूनों और सामाजिक बदलावों के कारण इन संगठनों की सदस्य संख्या और प्रभाव में गिरावट आई है। फिर भी ये संगठन जापान के अंडरवर्ल्ड इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। याकुजा की दुनिया केवल अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कठोर परंपराओं, प्रतीकों और आचार संहिता से भी जुड़ी हुई है। इन परंपराओं का उद्देश्य संगठन के भीतर अनुशासन, वफादारी
और पहचान को बनाए रखना होता है। हर सदस्य से उम्मीद की जाती है कि वह संगठन के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करे और अपने ओयाबुन बॉस के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाए। याकुजा की सबसे प्रसिद्ध पहचान उनके इरेजुमी टैटू हैं। ये पारंपरिक जापानी टैटू पूरे शरीर पर बनाए जाते हैं और अक्सर ड्रैगन, कोई मछली, समुराई या पौराणिक कथाओं से जुड़े चित्र दर्शाते हैं। इन टैटू को बनवाने की प्रक्रिया दर्दनाक और लंबी होती है, जिससे यह साहस और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जापान में आम समाज में टैटू को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए ये टैटू याकुजा की अलग पहचान भी बनाते हैं। एक और कुख्यात परंपरा है युबित्सुमे। यदि कोई सदस्य गलती करता है या अपने वरिष्ठ का अपमान करता है, तो उसे अपनी छोटी उंगली का एक हिस्सा काटकर पश्चाताप प्रकट करना पड़ता है। यह सजा न केवल शारीरिक दर्द देती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सदस्य अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और वफादारी साबित कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि उंगली काटने से तलवार पकड़ने की ताकत कम हो जाती थी, जिससे व्यक्ति अपने समूह पर और अधिक निर्भर हो जाता था। याकुजा में साकाजुकी नामक एक विशेष रस्म भी होती है, जिसमें ओयाबुन और कोबुन के बीच साके, जापानी शराब, साझा की जाती है। यह रस्म एक पारिवारिक संबंध की तरह मानी जाती है, जिसमें सदस्य अपने बॉस को पिता के समान सम्मान देने की शपथ लेता है। इस प्रकार संगठन को एक अपराध गिरोह से अधिक एक परिवार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन परंपराओं और प्रतीकों के माध्यम से याकुजा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि आधुनिक समय में इन रस्मों का पालन पहले जितना कठोर नहीं रहा, फिर भी ये परंपराएं याकुजा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। याकुजा संगठनों की पहचान मुख्य रूप से उनकी संगठित आपराधिक गतिविधियों के कारण बनी। समय के साथ उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना मजबूत कर लिया कि वे केवल छोटे-मोटे अपराधों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़े आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में भी शामिल हो गए। उनकी गतिविधियां कानूनी और अवैध दोनों क्षेत्रों में फैली रहीं, जिससे उन्हें लंबे समय तक आर्थिक लाभ और प्रभाव मिलता रहा। सबसे आम गतिविधियों में अवैध जुआ, सट्टेबाजी और प्रोटेक्शन मनी, सुरक्षा के नाम पर वसूली शामिल रही है। कई बार छोटे व्यापारियों और कंपनियों से जबरन पैसे वसूले जाते थे, बदले में उन्हें सुरक्षा देने का दावा किया जाता था। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों का व्यापार भी कुछ गुटों से जुड़ा रहा है। हालांकि जापान में ड्रग्स का स्तर अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम माना जाता है। याकुजा ने रियल एस्टेट, निर्माण उद्योग और शेयर बाजार में भी घुसपैठ की। वे जमीन खरीद फरोख्त, ठेकों में दबाव बनाकर सौदे हासिल करना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों में शामिल रहे। 1980 और 1990 के दशक में जापान की इकोनॉमिक बबल अवधि के दौरान कई संगठनों ने अवैध निवेश और वित्तीय हेरफेर के जरिए भारी मुनाफा कमाया। कुछ मामलों में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति रैकेट से भी याकुजा के संबंध जोड़े गए हैं। हालांकि सभी गुट एक जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन संगठित अपराध के व्यापक ढांचे में इनका नाम अक्सर सामने आता रहा है। पिछले कुछ दशकों में जापान सरकार द्वारा सख्त कानून लागू किए जाने के बाद इन गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा है। बैंकिंग प्रतिबंध, व्यापारिक लेन देन पर रोक और पुलिस की निगरानी ने उनके आर्थिक स्रोतों को सीमित किया है। फिर भी याकुजा की अपराध गतिविधियां जापान के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय बनी हुई हैं। जापान सरकार ने 1990 के दशक से याकुजा संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए। लंबे समय तक याकुजा खुले तौर पर अपने कार्यालय चलाते थे और कानूनी व्यवसायों में भी सक्रिय रहते थे, लेकिन बढ़ते अपराध और सामाजिक दबाव के कारण सरकार ने संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए। 1992 में एंटी बोर्योकुदान एक्ट लागू किया गया। इस कानून के तहत याकुजा संगठनों को आधिकारिक रूप से हिंसक समूह घोषित किया गया और उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए, जिससे वे जबरन वसूली, धमकी और अवैध लेन देन के मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सकें। इस कानून ने याकुजा की सार्वजनिक गतिविधियों को
काफी हद तक सीमित कर दिया। इसके बाद 2011 से विभिन्न प्रीफेक्चरों, राज्यों में ऐसे नियम लागू किए गए जिनके तहत आम नागरिकों और कंपनियों को याकूजा से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे याकूजा से जुड़े व्यक्तियों के खाते बंद करें और वित्तीय लेन देन रोकें। इससे उनके आर्थिक स्रोतों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सरकार की इन कार्रवाइयों का परिणाम यह हुआ कि याकूजा सदस्यों की संख्या में लगातार गिरावट आई। पहले जहां सदस्य संख्या हजारों में थी, वहीं अब यह काफी कम हो चुकी है। कई संगठन आंतरिक संघर्ष और विभाजन का शिकार भी हुए। हालांकि कड़े कानूनों के बावजूद पूरी तरह से संगठित अपराध का अंत नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी सख्ती और सामाजिक जागरूकता ने याकूजा की शक्ति और सार्वजनिक प्रभाव को पहले की तुलना में काफी कमजोर कर दिया है। याकूजा केवल अपराध जगत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जापान और दुनिया भर की पॉप कल्चर में एक मजबूत प्रतीक बन गए हैं। फिल्मों, टीवी सीरीज, उपन्यासों और वीडियो गेम्स में याकूजा की छवि कभी खतरनाक गैंगस्टर की तरह तो कभी सम्मान और वफादारी निभाने वाले एंटी हीरो के रूप में दिखाई गई है। इस तरह उनकी कहानी ने दर्शकों के बीच रहस्य और रोमांच का आकर्षण पैदा किया। जापानी सिनेमा में निर्देशक टकेशी कितानो की फिल्में खास तौर पर याकूजा थीम के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिल्म सोनाटिन में याकूजा जीवन को शांत लेकिन हिंसक यथार्थवाद के साथ दिखाया गया है। वहीं 1970 के दशक में बनी कई गैंगस्टर फिल्मों ने याकूजा को कठोर और निर्दयी अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनकी छवि और भी लोकप्रिय हुई। हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी याकूजा का प्रभाव देखा गया है। कई एक्शन और क्राइम फिल्मों में जापानी अंडरवर्ल्ड के किरदारों को रहस्यमय और अनुशासित अपराधी के रूप में दिखाया गया है। इससे याकूजा की पहचान वैश्विक स्तर पर बनी। वीडियो गेम की दुनिया में याकूजा, जिसे अब लाइक अ ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ने याकूजा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इस गेम सीरीज में कहानी, भावनाएं, दोस्ती और गैंगवार को विस्तार से दिखाया गया है। खिलाड़ी इसमें एक याकूजा सदस्य की भूमिका निभाता है और जापान के शहरी जीवन की झलक देखता है। इस प्रकार पॉप कल्चर में याकूजा की छवि बहुआयामी रही है, कभी खलनायक, कभी नायक और कभी समाज के अंधेरे पक्ष का प्रतीक। मनोरंजन की दुनिया ने याकूजा की कहानी को एक अलग पहचान दी है, जो वास्तविकता और कल्पना के बीच संतुलन बनाती है। तो दोस्तों, यह थी जापान के रहस्यमयी अंडरवर्ल्ड याकूजा की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां परंपरा और अपराध साथ साथ चलते हैं, जहां वफादारी की कीमत कभी-कभी जान से भी बड़ी होती है। समय के साथ सरकार की सख्ती और बदलते समाज ने इन संगठनों की ताकत को कम जरूर किया है, लेकिन याकूजा का इतिहास आज भी जापान की अंधेरी गलियों में गूंजता है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि शक्ति और डर से बना साम्राज्य हमेशा स्थायी नहीं होता। कानून और समाज की जागरूकता अंततः बदलाव लेकर आती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर होनी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।